सभागृह में उपस्थित हमारे वरिष्ठ जन का अभिनंदन करती हूँ। हमारे युवा साथियों का बहुत हार्दिक स्वागत है। विजय देव नारायण साई जी पर बोलने से पहले मुझे लगता है कि एक जो इस दरमियान प्राध्यापक होने के बावजूद और एक साहित्य के विद्यार्थी होने के बावजूद एक लगातार एक संकट से जो मुझे गुजरना पड़ा वो था कि साई जी की जो भी सामग्री थी वो अनुपलब्ध थी। तो अभी सुष्मिता जी यहाँ हैं, उनसे बात हुई है और रजा फाउंडेशन की तरफ से आदरणीय गोपेश्वर जी की तरफ से रजा ये साई संकलन जो उपलब्ध था प्रशंसनीय है, लेकिन वो उतना पर्याप्त नहीं था। बहरहाल मुझे जो भी उनका उपलब्ध हो सका। दूसरा ये था इसकी आत्मस्वीकृति करने में भी मुझे कोई गुरेज नहीं है कि मैं गद्य की विद्यार्थी ज़्यादा रही हूँ, मेरा क्षेत्र गद्य का ज़्यादा रहा है। और जब पहली बार मुझे साई जी पर बात करने के लिए कहा गया तो मेरे लिए बड़ा द्वंद्व था कि क्या मैं इस योग्य हूँ कि इतने बड़े आलोचक और कवि पर अपनी बात कह पाऊँगी। लेकिन पुनः रजा फाउंडेशन का संजीव जी का आभार कि उन्होंने मुझे प्रेरित किया और कहा कि जो सब जानते हैं वो कहेंगे तो बात कहाँ बनेगी, जो नहीं जानते हैं वो तैयारी करेंगे तब कुछ बात बनेगी। तो ये जो तैयारी है ये आप इसको कच्ची तैयारी कह सकते हैं, लेकिन ये निश्चित ही तय है कि मछली घर, साखी और आवाज़ जो हमारा संग्रह है, आवाज़ हमारी जाएगी। इन 3 संग्रहों को पढ़ने से पहले और इनको पढ़ने के बाद जो मैं थी वो मैं नहीं रही, और मुझे उम्मीद है बल्कि भरोसा है कि जो इन कविताओं से गुजरेंगे वो नहीं रहेंगे। ये भी सच है कि मैं साई जी को समझने से पहले मैंने उनके निबंधों को पढ़ा, उनकी आलोचनाओं को पढ़ा, उनके गद्य से गुजरते हुए मैं उनकी कविताओं तक आई हूँ। मेरे 25 शील ये साई जी के लिखे हुआ जो उनके 25 जो उनके कथन हैं कई जगह इंटरनेट पे मौजूद हैं। मुझे लगता है कि वो एक घोषणा पत्र की तरह हैं जो साई जी को समझने में उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को बहुत गहराई से मदद करते हैं। एक एक कथन को पढ़ते हुए आप उनके जितने भी सूत्र खोलते जाएंगे उतने ही करीब आप उनके पहुंचते जाएंगे। ये 7 अक्टूबर 1924 में जन्मे साई जी का ये जन्म शताब्दी वर्ष है और ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि उन पर बात करने का मुझे यहाँ अवसर मिला। एक उदाहरण उनका 25 शील से ही, नितांत अव्यवहारिक होना नितांत ईमानदारी और अक्लमंदी का लक्षण है। समाज में सब तो नहीं पर काफ़ी लोग ऐसे होने चाहिए। जिस समाज में नितांत अव्यवहारिक कोई नहीं रह जाता वह समाज रसातल में चला जाता है। ये जो कथन है ये उस व्यक्ति की जो अव्यवहारिकता की खूबसूरती को हमारे सामने रखता है। जो ये बयान है ये समझाने के या कहने के लिए कि उनका कोई भी एक संग्रह के अलावा उनके जितना भी उनका समग्र साहित्य है वो उनके ना रहने के बाद कंचन लता जी और परिवार के अन्य सदस्यों और आत्मीय जनों के सहयोग से वो सारा प्रकाशित हो पाया, वो बाहर आ पाया। समाज के साहित्य के प्रति उनका जो आदर भाव या उनका संकोच इतना ज़्यादा था आज के समय से। और अगर हम कल्पना करें और सोचें तो सोशल मीडिया की चलते और तमाम ऐसे जुगाड़ों के चलते या जो भी हम कह सकते हैं किस तरीके से आत्म प्रदर्शन का जो समय है उसके लिए साई जी कभी प्रयासरत नहीं थे, वो कभी आगे नहीं आए। लेकिन जो वो थे वो हम तक अब पहुंच ही चुके हैं। दूसरा, अब अगर हम आगे बढ़े, हमने बात की साई जी के जन्म की और उनके जो उनके कर्म क्षेत्र की। एक कवि के रूप में चाहे वे शुरुआती उनकी उर्दू शायरी गजलें हों या हिंदी कविताएं हों या उसके बाद की नई कविता, अथवा बेहद सजग सचेत आलोचक के रूप में या फिर एक विचारक, चिंतक, जुझारू कार्यकर्ता, अध्यापक, सामाजिक राजनीतिक व्यक्ति के रूप में साई जी इन सब के रूप में एकाकार थे। ये मेरा पूरा पढ़ते हुए ये
मतलब जो मुझे लगता है जो निष्कर्ष है वो यही है कि एक रूप से हम दूसरे रूप तक नहीं पहुंच सकते जब तक कि हम उनके समग्र रूप को एक साथ नहीं समझेंगे। उनकी आंदोलन धर्म का, उनके जो राजनीतिक जो उनकी समझ थी, बावजूद साईं जी के बार बार कहने पर कि राजनीति और साहित्य को अलग रखें, दोनों अलग क्षेत्र हैं। मैंने भी बार बार समझने की कोशिश की कि मार्क्सवाद से उनका जो प्रभाव था, आगे जाकर जो समाजवाद की उनकी जो एक समझ डेवलप होती है, लोहिया जी से उनका एक अतीव आकर्षण उनके प्रति, लेकिन फिर भी आप बहुत साफ तरीके से साखी की कविताओं को, मछलीघर की कविताओं को आप साफ तरीके से एक एक खांचे में नहीं बांट सकते कि कहाँ मार्क्सवाद का प्रभाव खत्म हो जाता है और कहाँ समाजवाद का ही केवल प्रभाव रह जाता है। साथ ही वो बावजूद बार बार कहते हैं कि साहित्य और राजनीति को अलग रखें, लेकिन फिर भी नई कविता के दौर का जो शिल्प है, जो प्रयोग है, प्रकृति चित्रण में बहुत सारी ऐसी कई सारी कविताएं हैं, मछलीघर में और साखी में भी। उसके बावजूद उनके यहाँ राजनीति का प्रभाव साहित्य में काफी हद तक पूरी तरीके से देखा जा सकता है। उनकी कई प्रकाशित कृतियों में हम कविता संग्रहों के बारे में जानते हैं। शुरुआत तीसरा सप्तक से हुई थी 1958 से, मछलीघर और संवाद से आवाज हमारी जाएगी। आलोचनात्मक उनकी बहुत सारी शानदार कृतियां हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इसके अलावा शायद हम लोग अगर जानते हों, आलोचना पत्रिका के बारे में भी जानते हैं, नई पत्रिका का भी सह संपादन उन्होंने किया। इसके साथ ही केशव चंद्र वर्मा लिखते हैं कि कम लोगों को पता होगा कि साही ने सशक्त नाटक लिखे। मेरी जानकारी में वो नाटक मुझे उपलब्ध नहीं हो पाए। नाटक खेले, प्रमुख भूमिकाएं की, निर्देशन किया। साही ने कहानियां भी लिखी, प्रचुर मात्रा में कविता, कहानी, पैरोडी, सड़क साहित्य, डायरियां अनंत हैं और जिनमें अपने वक्त के साहित्यिक राजनीतिक जगत पर टिप्पणियां हैं। उनमें से कुछ ऐसे विषय भी हैं जो साही को दिन रात मथते रहते थे। आवाज हमारी जाएगी कविता संग्रह की भूमिका में कंचन लता साही जी लिखती हैं कि साही की कविता एक अनवरत अंतहीन तलाश है। मुझे ये जो उनका कथन है, और आप शायद यकीन मानिए कि ये मेरे पास ये संग्रह मेरे बाद में मेरे हाथ लगा। मैंने जब उनकी कविताएं पढ़ी तो मुझे लगातार लगता रहा कि वो कौन सी तलाश है जो पूरी नहीं होती। वो खिड़की के बाहर से हमेशा एक झांकती हुई भीतर से आंखें खिड़की के बाहर कुछ तलाश करती हैं। वो लगातार आपको एक से ही लगभग लगने वाले बिंब, एक से ही लगभग उभरने वाले चित्र आपको तकरीबन उनकी कविताओं में मिलते चले जाते हैं। तो ये तलाश साही की कविता में जो पर्सनली मुझे लगती है कि वो विद्यमान रही, और जिन्होंने साही की कविता का केवल परिपक्व रूप देखा है उन्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि फाम की तलाश में साही जी उर्दू, गजल और गीत परंपरा से गुजरते हुए नई कविता की अपनी विशिष्ट शैली में आए। ये आवाज हमारी जाएगी में आप इसकी जो बड़ी भूमिका है और यहाँ संगीत जितनी गजलें हैं उनके माध्यम से हम देख सकते हैं। आकाशवाणी के एक साक्षात्कार में मेरी साहित्यिक यात्रा में वो कहते हैं कि आरंभिक कविताओं में, जिनमें कुछ तीसरा सप्तक में संकलित हैं, गजल के रूप यानी मोटिव मिलते हैं। गजल और शेर व शायरी की तबीयत वाले व्यक्ति की आगे की कविताएं और निबंध उनके अंतर्मन के विविध स्तरों के विस्तार के आगे की यात्रा प्रतीत हो सकती है, किंतु भीतर से मूल रूप से यह एक ही व्यक्ति है जिसकी साहित्यिक यात्रा एक अनवरत अंतहीन निरर्थक तलाश है, जीवन और जगत में व्याप्त सुंदर सत्य और सुंदर को पाने की। एक जो अभी हमारे साथी बात करेंगे और लघु मानव की अवधारणा के बारे में बात करते हुए नई जो उन्होंने कई स्थापनाएं की, वो मुझे लगता है कि हिंदी साहित्य जगत ने एक वैश्विक संदर्भ में अपनी एक पहचान बनाई। उसमें साही जी का जो खास योगदान था, लघु मानव की अवधारणा, इस पर बहुत बात करने से मुझे लगता है कि समय कम है, आप सब बेहतर समझते हैं। साही जी आचार्य नरेंद्र देव से प्रभावित थे, ये भी शायद हम जानते हैं, और नरेंद्र देव जी बौद्ध धर्म दर्शन और भारतीय दर्शन के उच्च कोटि के विद्वान थे। जिस तरह गांधी जी मानते थे कि जितना नुकसानदेह और खतरनाक फांसीवाद है, उससे कम खतरनाक साम्राज्यवाद नहीं है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब कांग्रेस पार्टी और कई बड़े नेता महात्मा गांधी पर मित्र देशों के समर्थन के लिए दबाव बना रहे थे,
जिसे मानने से गांधी जी ने इनकार कर दिया, उस वक्त आचार्य नरेंद्र देव उनके साथ खड़े थे। आचार्य जी मार्क्सवादी समाजवादी थे। इसकी बड़ी वजह उनकी साम्राज्यवाद और समाजवाद को लेकर एशियाई और भारतीय देशज परंपरा की समझ थी। शाही जी पर आचार्य नरेंद्र देव के इस दर्शन का गहरा प्रभाव था। ऐसा दर्शन जिसका आधार ऐसा मार्क्सवाद था जिसकी जड़ें गांधीवाद और समाजवाद में जाकर मिलती हैं। ये मेरी व्यक्तिगत राय है। आदरणीय भूपेश्वर जी यहाँ हैं और आदरणीय अशोक वाजपेयी जी हैं। समझ मेरी इस पर और बाद में हम लोग बात कभी करेंगे तो मेरी समझ और इस पर विकसित होगी। इसके अलावा सांगठनिक स्तर पर और विद्यार्थी जीवन से ही उनकी जो सक्रियता थी उसके बाद भी लगातार बनी रही। अब बात की आगे आने वाले समय में जी मैं कुछ कविताएं पढ़कर एक दो कविताओं से अपनी बात में खत्म कर देती हूँ। शाही जी की कविताओं का या उनके साहित्य का वैसे तो मुझे लगता है कि कोई भी संवेदनशील कवि या साहित्यकार होगा, उनकी साहित्य का जो कोर होता है वो मनुष्य ही होता है। शाही जी के लिए भी कविता मनुष्य जीवन में व्याप्त दुख का अनुसंधान और वे लिखते हैं, कविता के क्षेत्र में केवल एक आर्य सत्य है, दुख। शेष तीन राजनीति के भीतर आते हैं। दुख का एहसास और दुख की अभिव्यक्ति ही सही मायने में मनुष्य को बने रहने दे सकता है। इसलिए रोना एक बेहद मानवीय क्रिया है और आंसू कायरता के नहीं, स्व और परानुभूति व संवेदनशीलता की निशानदेही है। अपनी एक कविता में वे लिखते हैं, सच मानो प्रिय, इन आघातों से टूट टूट कर रोने में कुछ शर्म नहीं। कितने कमरों में बंद हिमालय रोते हैं, मेजों से लग कर सो जाते हैं कितने पठार। कितने सूरज गड़ रहे अंधेरों में छिपकर, हर आंसू कायरता की खींच नहीं होता। बहुत सारी चीजें थी उनकी कविता जिसका अभी हमारे मित्र ने भी जिक्र किया। बहस चलिए ठीक है, बहुत प्लीज खत्म करिए का नोट अब आ गया है। अब इसके आगे शुरू करना कुछ कहना होगा ठीक नहीं होगा, लेकिन उन्हीं का कथन अवज्ञा परमो धर्मा, जो शाही जी का 25 शील में वो लिखते हैं, इसको पढ़ते हुए सार्थकता बराबर अपने शब्दाडंबर बराबर पाप नहीं, ऐसी बहुत सारी चीजें। लेकिन उन 25 शील को कई बार पढ़ने के बाद जहां नजर ठहरी वो ये थी, अवज्ञा परमो धर्मा, यानी एक ऐसा विद्रोही कवि, ऐसा क्रांति धर्मी कवि जो उनकी जो धार है, जो उनकी शार्पनेस है, इस एक लाइन में, इस सूक्ति में काफी कुछ कह जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद।